राजस्थान में ससुराल। नूरपुर नाम के गांव में बृजमोहन नाम के एक शख्स का भरा पूरा परिवार रहता था, जिसमें उसकी बूढ़ी पत्नी कांता देवी, 3 बेटे संदीप, अमर और सूरज और उन तीनों की पत्नियां नीमा, काजल और पायल रहते थे। उनकी खुद की जमीन थी जिस पर वो खेती करते थे। देखना बाबूजी, इस बार खूब अच्छी फसल हुई है हमारी। सही कहा अमर, अच्छी खासी कमाई होगी इस बार हमारी। अरे वाह, मैं जानता हूँ तुम तीनों किसान के बेटे हो और ये काम अच्छे से कर सकते हो। मेरी तरह तुम भी मेहनती हो। अब बस भी करो अपनी तारीफ करना और ये लो छाछ पियो चारों। हम सब आपका ख्याल रखती हैं, तभी तो आप अच्छे से काम कर पाते हो। ये बात तो बिल्कुल सही कही माँ ने। अब सब आ जाइए, खाना लग गया है। खेतों से आने के बाद वो सब हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं। घर की तीनों बहुएं सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाने को बैठती हैं। बृजमोहन के परिवार के गांव में भी सभी मिसाल देते थे। उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही समझदार और मिलजुल कर रहने वाली थी, तो वहीं उसके तीनों बेटे बड़े होशियार थे। अपने खेतों की फसल से वो काफी खुश थे, लेकिन एक रोज तेज आंधी और बारिश हुई, जिस कारण उनकी सारी फसल उजड़ गई। बर्बाद हो गए बाबूजी, हमारी सारी मेहनत खराब हो गई। तू घबरा मत अमर, यूं हार मानने से कुछ नहीं होगा। हम जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं और फिर से नई फसल तैयार करते हैं। अब वो गांव के जमींदार के पास जाते हैं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आते हैं। उनके बदले में जमींदार उनसे कुछ पेपर पर अंगूठा लगवाता है, लेकिन इस बात से अनजान वो अनपढ़ तीनों भाई और बृजमोहन उन पेपर पर अंगूठा लगा देते हैं। जमींदार से मिले पैसों से वो फसल का सामान खरीदते हैं, साथ ही थोड़ा राशन पानी भी ले आते हैं। अब वो वापस से जाकर जमीन पर खेती करने लगते हैं, लेकिन फसल बोने के कुछ दिन बाद ही जमींदार उनके यहाँ आता है। चलो चलो जल्दी से घर खाली करो। ये सब क्या है साहब? अब तुम्हारी सारी जमीन और ये खेत सब मेरे हो चुके हैं। अब तुम ये घर और खेत खाली कर दो। हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि तुमने जो ये पेपर पर अंगूठा लगाया था ना, उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर 2 महीने के अंदर तुमने मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा घर और खेत सब मेरा हो जाएगा। ये बात पता चलते ही सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। जमींदार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उन्हें बिना कुछ बताए उनसे उन पेपर पर अंगूठा लगवा लिया। जमींदार ने उन सबको घर से निकाल दिया और अब सभी लोग अपना सामान लेकर वहाँ से पैदल चलते गए। चलते चलते वो लोग काफी दूर आ गए। ये हम कहाँ आ गए? बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर तो रेगिस्तान पड़ जाता है, वहाँ हम क्या करेंगे? बाबूजी, हमारी तरह और भी तो लोग वहाँ रहते होंगे, उनकी तरह हम भी गुजारा कर लेंगे। अपनी बहू का हौसला देखते ही अब वो रेगिस्तान की ओर चल पड़ते हैं। काफी देर तक चलने के बाद उन लोगों को रेगिस्तान में एक पेड़ नजर आता है, जहाँ वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चलो, कम से कम इस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम तो मिला, लेकिन हम यहाँ रहेंगे कहाँ? इस खुले रेगिस्तान में तो हम लोग रह नहीं सकते ना। तुम लोगों ने एक चीज देखी थी, हमारे गाँव में जितने भी घर बने हुए थे वो सब मिट्टी के घर थे, और रेत जब गीली होती है तो वो भी एक मिट्टी की तरह ही काम करती है, और यहाँ तो चारों तरफ रेत ही रेत है। तो क्यों ना हम रेत से ही अपने लिए घर बनाएं? लेकिन हम लोग बिना पानी के रेत से घर कैसे बनाएंगे? घर बनाना तो दूर, मुझे तो यहाँ आसपास कहीं पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है। तुम लोगों ने शायद देखा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग रेगिस्तान में चल रहे थे तो कितने सारे कैक्टस के पेड़ दिख रहे थे। कहते हैं कैक्टस के अंदर पानी होता है, हम उसके पानी का इस्तेमाल पीने के साथ साथ घर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अब वो तीनों बहुएं उठती हैं और उन कैक्टस के अंदर से पानी निकालती हैं। अरे, हम तो यहाँ पानी लेने के लिए आए थे, लेकिन देखो हमें तो यहाँ खाने के लिए कुछ फल भी मिल गए। कैक्टस से मिलने वाले फलों को इकट्ठा करके तीनों बहुएं फल तोड़ती हैं, साथ ही पानी भी भर लेती हैं, फिर लाकर अपने ससुराल वालों को भी देती हैं। हमें नहीं पता था हमारी पत्नियां इतनी समझदार है। इसके बाद वो सभी रेत और पानी की मदद से अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन कैक्टस के अंदर इतना पानी नहीं था जिससे वो घर बना पाती। हम क्या करें, हमारा घर तो आधा भी नहीं बना है, हमें पानी की जरूरत है, अब हम पानी कहाँ से लेकर आएंगे? सभी लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं। वहीं बूढ़ी सास रेगिस्तान में आसपास इधर उधर चलने लगती है। तभी अचानक उन्हें अपने पैरों के नीचे गर्म रेत महसूस होने की बजाय ठंडी रेत महसूस होने लगती है। यहाँ की रेत अचानक इतनी ठंडी क्यों है और हल्की हल्की गीली भी लग रही है? बहुओं, जल्दी यहाँ आओ। वो तीनों जैसे ही रेत को हटाने लगती हैं तो उस रेत के अंदर से हल्का हल्का पानी दिखने लगता है, जिसे देख सास जल्दी से अपनी सभी बहुओं को अपने पास बुलाती है।
बहू, मैंने तो बचपन से सुना था कि रेगिस्तान की रेत खोदेंगे तो कहीं न कहीं उसके अंदर पानी जरूर निकलेगा, और आज ये सच भी हो गया। देखो इस हिस्से के नीचे, लगता है पानी खोदने पर पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। अब हम इस पानी की मदद से अपना घर बना सकते हैं। अब वो सभी बड़े खुश होते हैं। फिर तीनों बहुएं काफी खुश होती हैं। कुछ घंटे में ही वो सब रेगिस्तान में अपना रेत और पानी से बना हुआ घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। घर के साथ साथ उन्होंने चूल्हा भी बना लिया। चलो घर तो बनकर तैयार हो गया, रहने का गुजारा तो हो ही जाएगा। अब बस हमें रोजगार की तलाश है। कुछ काम भी मिल जाता तो सब काम आसान हो जाता। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो उसका इंतजाम भी हो ही जाएगा। अब वो ऊँटों को अपने घर ले आते हैं और रेत से बने हुए बर्तनों में उनके दूध से दही, लस्सी, घी बनाकर तैयार कर देते हैं। हमने घी, दही, मक्खन सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन अब हम इन्हें बाजार में कैसे लेकर जाएंगे? अगर पैदल पैदल जाएंगे तो ये तो बीच रास्ते में ही सब खराब हो जाएगा गर्मी की वजह से। तो किसने कहा हम पैदल जाएंगे? ये ऊँट है ना, हम ऊँटों में बैठकर जाएंगे और इन्हें बेचेंगे। अब तीनों भाई और उनकी पत्नियां ऊँट की सवारी करते हुए बाजार पहुंच जाते हैं और बाजार में जाकर ऊँट के दूध से बना हुआ घी, मक्खन, दही बेचते हैं कि तभी उन्हें बाजार में कुछ लोग मिट्टी से हाथी, घोड़े और बच्चों के खेल खिलौने बेचते हुए दिखाई देते हैं। अरे देखो कितने सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन, खेल खिलौने। अगर हम भी चाहें तो ये सब बना सकते हैं। वैसे मिट्टी से खेल खिलौने और बर्तन बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अब वो सभी दही, मक्खन और घी बेचकर वापस ऊँट की सवारी करते हुए अपने घर आ जाते हैं। सभी बहुएं अपनी सास से मिट्टी के खेल खिलौने, बर्तन के बारे में बात करती हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं मिलकर रेत और पानी की मदद से खेल खिलौने, मटके और बर्तन बनाती हैं और उनके सूखते ही अपने पतियों के साथ उन्हें ले जाकर बाजार में बेचती हैं। इसी काम को जारी रखते हुए वो सब अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। एक रोज, अरे ये क्या, खाना बनाने के लिए तो पानी खत्म हो गया है। ये तीनों भी अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर पानी ले आती हूँ। सास मटका लेकर पानी लेने जाती है कि तभी उसके पास 2 टूरिस्ट आते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ आसपास कोई ऊँट वाला है? वो हम इस रेगिस्तान में ऊँट की सवारी करने के लिए आए थे, लेकिन हमें तो यहाँ कोई भी ऊँट वाला दिखाई ही नहीं दे रहा। आपको ऊँट की सवारी करनी है? आइए, मैं आपको ऊँट की सवारी करवाती हूँ, मेरे पास भी ऊँट है। आप सच कह रही हैं? आप हमें ऊँट की सवारी करवाएंगी? हम स्पेशली मुंबई से रेगिस्तान ऊँट की सवारी करने के लिए आए थे। सास उन्हें अपने साथ ले आती है और घर के बाहर बंधे दोनों ऊँटों पर टूरिस्ट को बिठाते हैं और रेगिस्तान की सवारी कराती है, जिसके बदले सास को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। और इसी के साथ अब उनके पास पैसे कमाने का एक और रोजगार आ जाता है। रात के समय रेगिस्तान में कितने सारे टूरिस्ट ऊँट की सवारी करने के लिए आते हैं। हम उन सबको अपने ऊँट की सवारी करवाएंगे और इसके बदले पैसे कमाएंगे। ऐसे ही समय गुजरता है। वो सभी लोग इसी तरह अपना रेगिस्तान में गुजारा कर रहे होते हैं। एक रोज अमर और संदीप इसी तरह टूरिस्ट लोगों को ऊँट की सवारियां करवा रहे थे कि तभी वहाँ पर वो जमींदार आ जाता है और उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें धोखा देने के कुछ समय बाद ही एक रोज मेरे जवान बेटा सोते सोते ही खत्म हो गया और मैं पूरी तरह अकेला हो गया। अब मैं इन पैसों का क्या करूं? मैंने जो तुम लोगों के साथ किया, शायद उसी की सजा मुझे मिली है जो मेरे साथ ये सब हुआ। अब जमींदार उनका सब कर्जा माफ कर देता है, साथ ही उनकी जमीन और घर भी लौटा देता है, जिसके बाद वो वापस अपने गांव लौट आते हैं और खुशी खुशी खेती बाड़ी करके वहां रहने लगते हैं। लेकिन तीनों बहुएं अपने साथ उन ऊँटों को भी ले आती हैं और वही सब काम वो अपने गांव में भी करके अच्छी कमाई करते हैं। एक रोज पंजाब का रहने वाला मंजीत अपने दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने गया, जहां उसकी मुलाकात राजस्थानी लड़की शीतल से हुई। पहली ही नजर में उन दोनों को प्यार हो गया। कुछ दिन बाद मंजीत पंजाब लौट आया, लेकिन उसे अभी भी शीतल की याद सता रही थी, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से उससे मिलने राजस्थान जाता रहता। एक रोज, मां, वो मैनू ऑफिस की एक मीटिंग वास्ते राजस्थान जाना पड़ गया, तो तुसी फिक्र ना करो, मैं यूं गया और यूं आया। ना जाने तेरे ऑफिस वालों नू क्या मिलता हैगा जो बार बार तनु उधर भेज देते हैं। हुण तेनू बतावा बेबे, उधर मैनू दिल दा सुकून, मेरी जान शीतल मिलदी है। मंजीत राजस्थान चला जाता है। अब वो दोनों ऐसे ही मिलते हैं। मारे को जल्दी से ब्याह कर ले जा मंजीत, कहीं ऐसा ना हो मेरे माँ बापू किसी मारवाड़ी को पकड़कर मेरा ब्याह करवा दे। अरे ऐसे कैसे करवा देंगे तेरा ब्याह है?
ब्याह तो तेरा मेरे नाल ही होएगा। ठीक है, तो फिर तू आज ही हमारे साथ हमारे घर चल और हमारे माँ बापू से मेरा हाथ मांग ले। शीतल की बात को मंजीत अनसुना नहीं कर सकता था और वो उसके बिना रह भी नहीं सकता था। साथ ही वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि उसकी माँ कभी भी उनकी इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगी। इसलिए मंजीत ने बिना बताए ही शीतल से शादी कर ली और उसे लेकर पंजाब आ गया। दरवाजे की घंटी बजी तो रमोला ने दरवाजा खोला। सामने मंजीत गले में वरमाला डाले किसी लंबे घूंघट वाली लड़की के साथ खड़ा था। हैं, मंजीत की है ये सब? और ये 5 मीटर का घूंघट ओढ़े ये कुड़ी कौन है? माँ है, तेरी बहू है, स्वागत कर थाली लेकर। हैं? ये की कह रहे तू? मेरी नू मतलब बहू? लेकिन इसके पहनावे से तो ये मेरे को पंजाबन ना लग रही। ठीक कहा माँ, ये कुड़ी तो राजस्थानी है। मर जानिया, तुझे वहीं की कुड़ी मिली थी लाने को? साढ़े पंजाब की क्या कुड़िया खत्म हो गई सी? माँ आप गुस्सा न करी, और इसने अपनी बहू मान ली। रमोला को अपने बेटे की बात माननी पड़ी और उसने शीतल का गृह प्रवेश करवाया। फिर पंजाबी रस्में उससे करवाती है, जैसे दीवार पर नई बहू के हाथों की छाप छोड़ना। सारी रस्में होने के बाद रात को शीतल अपने कमरे में जाती है। फिर दोनों कपल अपनी पहली रात एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर राजस्थानी घाघरा चोली पहनकर सर पर पल्लू लिए मंदिर में आरती करती है। उसकी आरती की आवाज सुनकर रमोला वहां आती है। पूजा खत्म करके शीतल रमोला के पैर छूती है। खंबा गणी मासा? कौन सा खंबा? मेरे पैर क्या तेनू खंबा नजर आ रहे हैं? अरे मेरी माँ, ये तुम्हें राजस्थानी विच नमस्ते कह रही है, आशीर्वाद दे इनू। हाँ हाँ, खुश रहे खुश रहे। अब शीतल खंबा कर गया हो तो मैनू खाने नाल कुछ बना दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। अच्छा सुन बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, ते छेती छेती जा और कुछ बढ़िया बना ला। कुछ देर बाद शीतल सबके लिए पहली रसोई में दाल बाटी बनाती है, जिसे देख रमोला कहती है, हैं, ये क्या बना डाला सुबह सुबह? दाल बाटी है मासा, खाकर देखो एकदम चोखी बनी है। एक तो तू मैनू ये मासा मासा बोलना बंद कर। अब तू राजस्थान में नहीं, साढ़े पंजाब में है और हमारे यहाँ सासू माँ को माँ जी बोला जाता है। और ये बता, अपनी पहली रसोई में दाल कौन बनाता है, और वो भी नाश्ते में? नहीं नहीं, मैनू नहीं खाना ये सब। मेरे लिए तो आलू दे पराठे बना दे। पंजाबिया के दिन की शुरुआत आलू दे पराठे, छोले भटूरे और लस्सी दे नाल होती है। लेकिन मासा, अब मेरा मतलब है माँ जी एक बार दाल बाटी चख कर तो देखिए। माँ हुण शीतल इतना कह रही है तो खा लेना दाल बाटी, अब कहाँ बेचारी आलू दे पराठे बनाने लगेगी। लो, बहू नु आए हुए एक दिन हुआ नहीं कि बेटा तो पहले ही जोरू का गुलाम बन गया। अच्छा ला दे, यही खा लेती हूँ, लेकिन पहले कह देती हूँ दिन में पंजाबी खाना बनेगा, कड़ी पकौड़ा चावल दे नाल। इस तरह रमोला दाल बाटी खाने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही दाल बाटी अपने मुंह में डालती है, उसका स्वाद उसे बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी बहू की तारीफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक ही है तेरी दाल बाटी, पर साढ़े पंजाबी खाने दे सामने तो फैली है। अच्छा सुन, शाम को तेरी मुंह दिखाई है, पिंड दी औरतें आएंगी तेनू देखने वास्ते, तो शाम को अच्छे से तैयार हो जाइयो। फिर शीतल घर का सारा काम निपटाकर शाम को सुंदर सी जरी वाले घाघरा चोली में, साथ में सिर पर बूंदा और ढेर सारा मेकअप करके तैयार हो जाती है। फिर अपनी सासू माँ से कहती है, देखिए ना माँ जी, लग रही ना एकदम फुतरी। बहू फुतरी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ तू कबूतरी लग रही है। ये क्या हुलिया बना लिया है, शक्ल देख सफेद भूतनी जैसी लग रही है। और ये क्या पहन के घूमती रहती है? हमारे यहाँ शादी के बाद बहुएं सूट सलवार पहनती हैं, वो पहनने में मौत आती है क्या तुझे? ओ माँ जी, इसमें क्या बुराई है, एकदम फुतरी तो लग रही है ये ड्रेस। और राजस्थान में तो शादी के बाद बिंदनिया घाघरा चोली पहने और साथ में ये बूंदा भी पहनती हैं माथे पर, तभी चौकी लगे है। हे भगवान, कितनी बार इस कुड़ी ने समझाया है। अरे ये तेरा राजस्थान नहीं है, साडा पंजाब है। कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं। कहाँ है तेरी बहू रमोला? सुना है कोई राजस्थानी कुड़ी नु ब्याह कर लाया है। हे कहाँ बहू, बुला तो असी भी तो देखे कैसी होंदी है ये राजस्थानी कुड़ियां। कैसी होंदी है का क्या मतलब है? किसी दूसरे ग्रह से थोड़ी न उतर कर आई है, अपनी जैसी शक्ल ही है उसकी भी। रुका भी बुलाती हूँ। शीतल बहू, ओ शीतल बहू। शीतल घाघरा चोली पहने सर पर चुंदरी लिए बाहर आती है। वो रसोई से सबके लिए दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी बनाकर लाती है और ट्रे सबके सामने रखकर हाथ जोड़कर कहती है, खंबा घनी। अरे रमोला बहन जी, तेरी नू बड़ी लंबी और सुंदर है और इस घाघरे चोली में तो क्या मस्त लग रही है।
आप हमारे सासरे पधारे, माने भी बड़ी खुशी हुई। आप सब भी बड़े फूटरे लग रहे हो। हाय हाय, हम इसे कहां से फूटी हुई लग रहे हैं? अरे फूटी हुई नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि तुम भी बड़ी मस्त लग रही हो। ये सिर्फ राजस्थानी दिखती नहीं है बल्कि बोलती भी है। इसके बाद शीतल उन सब से कहती है, मैंने आप सबके लिए दाल बाटी चूरमा बनाया है और साथ में गट्टे की सब्जी भी। आप सब इसे खाकर देखो कितना चोखा बना है। वो सब राजस्थानी डिश खाती हैं तो उन्हें वो बड़ी पसंद आती है। वो सब उसके खाने की खूब तारीफ करती हैं। इसके बाद शीला शीतल से, बेटी मैं भी एक बार राजस्थान गई थी घूमने, बड़ी सुंदर जगह है। और तुम्हारे यहाँ का वो फेमस डांस है ना जो घाघरा चोली पहनकर गोल गोल घूम कर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हमारे को लग रहा है आप घूमर की बात कर रहे हो। हाँ घूमर, क्या तुम्हें आता है? ये लो, यहाँ क्या मनोरंजन सभा चल रही है कि तुझे मेरी बहू के ठुमके देखने हैं? हाँ आंटी जी, उसके बिना तो हमारे यहाँ का कोई फंक्शन पूरा ही नहीं होता। ऐसी बात है तो ठीक है, फिर आज हम सब तुम्हारी मुंह दिखाई के फंक्शन पर घूमर करेंगे। इसके बाद शीतल घूमर गाना चलाती है और उन सब के साथ घूमर करने लगती है। वो सभी औरतें घूमर डांस को बड़ा ही एंजॉय करती हैं। अपनी बहू की ये चंचलता उसका मन भी मोह लेती है। आज राजस्थानी और पंजाबी एक साथ मिलकर घूमर कर रहे थे और यही खास बात भी है हमारे हिंदुस्तान की। किसी भी राज्य का व्यक्ति आसानी से दूसरे राज्य के कल्चर को अपना लेता है और सभी मिलकर एक दूसरे के कल्चर को एंजॉय करते हैं और उसका आदर सम्मान करते हैं।